Hello students, I am Anant God. Today we are discussing the chapter number first in history of 8th class. Lesson name is how, when, where. कैसे, कब और कहाँ. How do we periodize? Periodize माने हम समय अवधि को कैसे बांट सकते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जेम्स मिल के बारे में. तो जेम्स मिल कौन था? ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर माना जाता है. और जेम्स मिल ने 1817 में, कब? 1817 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इसको जेम्स मिल ने 3 भागों में बांटा था. और इसने किस तरह से 3 भागों में बांटा था? तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. इन्होंने हिंदुओं की हिस्ट्री को अलग लिखा था, मुसलमानों की अलग लिखा था और ब्रिटिश की हिस्ट्री को अलग लिखा था. अब हम ये जानते हैं कि जो मिल्स था उसके भारतीयों के प्रति या हमारे इंडियंस के प्रति क्या विचार थे. तो मिल्स जो मानना था, जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ है वो यूरोपियन सोसाइटी से पीछे है. यानी कि सिविलाइजेशन के मामले में जितने भी जो भारतीय है, जितने भी जो एशियन सोसाइटी है वो यूरोप से पीछे है. और इसका ये भी मानना था कि जब भारत में ब्रिटिशर आए थे तो उससे पहले यहाँ पर केवल हिंदू और मुसलमानों की तानाशाही देखी जाती थी, केवल उनका ही राज था. और यहाँ पर चारों तरफ धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास चलते रहते थे, कास्ट के आधार पर भेदभाव होते रहते थे और लोग सारे के सारे अंधविश्वासों में डूबे हुए थे. तो इस तरह के इसके विचार थे. और इसका ये मानना था कि जो ब्रिटिशर ही, केवल जो अंग्रेजी ही ऐसे लोग हैं जो कि भारतीयों को सिविलाइज बना सकते हैं. तो इसके ये विचार थे. और उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर नए नए तरह के रूल्स, लॉ बनाए जाएं जिसके द्वारा हम भारत पर कंट्रोल कर सके. और इसने यहाँ तक क्या दिया था कि अंग्रेज़ों को, जो ब्रिटिशरों को, तो पूरे भारत पर ही कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना ब्रिटिशरों के भारत की उन्नति नहीं हो सकती है. तो क्या ये जेम्स मिल का मानना सही था? तो ये बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पर कई तरह के राजा हुए थे और उन्होंने अपने अपने जो समृद्ध राज्य की स्थापना की थी. फिर ये जो जेम्स मिल ने ये यहाँ पर ये भी बता रखा है कि जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री का डिवाइडेशन किया था हिंदू और मुसलमान के आधार पर, वो भी गलत था. क्योंकि एक समय के दौरान में केवल एक ही धर्म नहीं रहता है, बल्कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं. और हमारे जो राजा भी रहे हैं प्राचीन काल में, वो भी अलग अलग धर्म को मानने वाले रहे हैं, केवल एक धर्म को मानने वाले नहीं थे. और आज जो वर्तमान में हम जो इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांट कर चलते हैं, एनिशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न. ठीक है. एनिशिएंट का मतलब क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास. मध्यकालीन भारतीय इतिहास मिडिवल को कहते हैं. और मॉडर्न, आधुनिक भारतीय इतिहास. अब जब से भारत में अंग्रेज लोग आए थे तभी से मॉडर्न हिस्ट्री का नाम दिया गया था. तो मॉडर्न का मतलब क्या है? ये मॉडर्न जो विचारधारा है ये भी वेस्टर्न से ही आई है. और मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है? आधुनिकता का मतलब क्या होता है? जब साइंस ने, ठीक है, और लोकतंत्र, लिबर्टी, इक्वलिटी जैसी विचारधारा लोगों के सामने आई थी, तो ये माना जाता था कि तभी से आधुनिकता का आविष्कार हुआ था. और क्या ये वास्तव में ऐसा हुआ था? क्योंकि जब अंग्रेज लोग भारत में आए थे तो सभी को क्या समान समझा गया था? सभी के पास में आज़ादी थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था. और ब्रिटिश के जो काल को कॉलोनियल के वे से जाना जाता है. अब कॉलोनियल क्या होता है? तो कॉलोनियल को औपनिवेशिक कहते हैं. अब औपनिवेशिक क्या होता है? देखो भाई, अगर हम देखें इस बुक में ये भी देखेंगे कि जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो यहाँ के जितने भी राजा महाराजा थे, नवाब थे, उनको अपने अंडर में ले लिया था. फिर इन्होंने हमारे जो समाज के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर बदलाव किए थे, यहाँ के जो रेवेन्यू के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया था, जो अधिक मात्रा में लोगों से ज़बरदस्ती रेवेन्यू भी लिए थे. और इसके अलावा इन्होंने जो है सस्ते दामों पर लोगों से ख़रीदा था.
और अपने देश में जाकर महंगे दामों पर बेचा था, और इन्होंने अपने मनचाही फसलों को उगाया जिसको ये एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी हमारे देश के अंदर बदलाव करने का प्रयास किया था। और यहाँ पर अगर हम देखें कि जो क्लोनलाइजेशन की एक डेफिनेशन भी दे रखी है, इस बात को हम अंडरलाइन कर लें। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई एक देश दूसरे देश के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल सभी वैल्यू को चेंज कर दे या उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल करना चाहे, तो उसको क्लोनलाइजेशन कहते हैं। इसको हिंदी में औपनिवेशीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ये क्लोनलाइजेशन की डेफिनेशन बता रखी है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, हाउ डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं। तो हम पुराने समय के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो कई तरह के सोर्सेज है, ठीक है, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा लिखे गए मिले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने नए नए रिकॉर्ड बनाए। तो अंग्रेज़ों की ये मान्यता थी कि कोई भी बात है उसको लिखना ये महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए कोई भी पॉलिसी बनाते थे, कोई भी प्लान बनाते थे, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते थे, डिसीजन लेते थे, उन सभी को ये लिखना पसंद करते थे। और इनका मानना था कि फ्यूचर में भी अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इन जो रूल्स हैं या कोई भी डिसीजन है उसको हम दोबारा से फॉलो करके डिबेट भी कर सकते हैं और उसके समाधान भी कर सकते हैं। अब इसलिए इन्होंने कई तरह की चीज़ें भी बनाई थी। इन्होंने रिकॉर्ड रूम भी बनाए थे, ठीक है, जगह जगह पर कई दफ्तर बना दिए थे, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पर जो विलेज तहसीलदार ऑफिस बना दिया था, ठीक है, रिकॉर्ड को रखने के लिए कलेक्ट्रेट भी देखा जाता है, और कमिश्नर ऑफिस भी बना दिए थे, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स भी बना दी थी, ठीक है, जहाँ पर सभी रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। और बड़े बड़े जो है संग्रहालय जिसको और अभिलेखागार, ठीक है, आर्चिव्स और म्यूजियम का भी निर्माण किया था, जिससे कि उनको समय पर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसको पढ़ सके, और इससे उनको काफ़ी पता भी चला था। और यहाँ पर ये भी बात बता रखी है कि 19th सेंचुरी के दौरान में, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से लिखा गया था या उसकी कॉपी बनाई गई थी, और किसके द्वारा बनाई गई थी, कैलियोग्राफिस्ट के द्वारा। कैलियोग्राफिस्ट कौन होते थे, जो कि सुंदर राइटिंग लिखते हो, जिसके पास आर्ट हो ब्यूटीफुल राइटिंग लिखने की। तो ये वो लोग होते थे कि जो सुंदर लिखते थे। इसको सुलेख नवीस के नाम से भी जाना जाता है। और जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था मिडल 19th सेंचुरी में, तो ये रिकॉर्ड्स काफ़ी मात्रा में कॉपी बनाई गई इन रिकॉर्ड्स की, और जगह जगह पर उसको भेजा गया था। सर्वे बिकम्स इम्पोर्टेंट्स। देखो भाई, अंग्रेज़ों का ये भी मानना था कि अगर हमें किसी देश पर कंट्रोल करना है तो उस देश के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कई तरह के सर्वे करवाए थे। जो विलेज से हर विलेज में गए और वहाँ पर जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको देखा कि वहाँ पर किस तरह से किसानों से कर्ज लिया जाता है, ठीक है, वहाँ पर किस तरह की जो स्थलाकृति है, ट्रोपोग्राफी जिसको कहा जाता है, वहाँ की जो मिट्टी है वो किस क्वालिटी की है, वहाँ पर किस तरह के पौधे उगते हैं, किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, और लोकल हिस्ट्री, वहाँ की जो स्थानीय जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी उन्होंने जानने का प्रयास किया था। और इसी समय के दौरान में 19th सेंचुरी के दौरान मैं बात करूँ तो उसी समय के दौरान में जो 19th सेंचुरी के आखिर में एक सेंसस भी ऑपरेट किया गया था, जो कि 10 सालों के लिए बनाया गया था, जो जनगणना की गई थी, ठीक है, जिसको 10 साल के लिए निर्धारित किया गया था। प्रत्येक 10 साल के अंदर जनगणना की जाएगी, और इसके अंदर ये देखा जाता था कि भी जो कितने लोग हैं, कितने लोग रहते हैं किसी एरिया में, ठीक है, वहाँ पर कितने जो किस ऑक्यूपेशन को मानते हैं और किस धर्म के लोग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी गई थी। और इसके अलावा और भी सर्वे किए गए थे, जैसे कि बॉटनिकल सर्वेस किया गया था, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वेस किया गया था, इसके अलावा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया था, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किया गया था, और फॉरेस्ट सर्वे भी किया गया था।
तो इस तरह के काफ़ी सर्वे किए गए थे, मगर जो ब्रिटिशों के जो रिकॉर्ड है वो कुछ चीज़ों को नहीं बताते। तो व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ठीक है, वो जो ब्रिटिश के ऑफिस रिकॉर्ड है वो हमें किन चीज़ों के बारे में नहीं बताते। तो हमें ब्रिटिशों के जो अगर डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं तो उससे हमें कई तरह की जानकारी तो मिलती है, मगर हमें सारी जानकारी नहीं मिलती है। क्योंकि अगर हम ब्रिटिशरों का अध्ययन करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, तो हमें ब्रिटिशरों की सोच का बारे में पता चलता है, मगर जो आम लोग उसी समय के दौरान ब्रिटिशरों के बारे में क्या सोचते थे उनके बारे में हमें नहीं पता चलता है। तो इसलिए क्या किया गया है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें आम लोगों के बारे में जानना है तो उस समय के दौरान कई लोग जो अपनी डायरियाज लिखते थे, तो उनकी डायरीज को देख सकते हैं। कई जो पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्री भारत में आए थे या ट्रैवलर आए थे, ठीक है, उन्होंने भी हमारे यहाँ पर आकर कई तरह के अपने बारे में लिखा था, या कईयों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि ठीक है, आत्म जीवनी के बारे में लिखा था, खुद के बारे में लिखा था। तो उनसे भी हम जान सकते हैं कि भी उस समय के दौरान लोग क्या सोच रहे थे। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस जब से विकसित हुई थी, तो न्यूज़पेपर भी पब्लिश होने लगे थे। लोकल लोगों ने अपने अपने जो न्यूज़पेपर भी बनाए थे, तो उस समाज की दशा के बारे में उन्होंने लिखा होगा। इसी तरह से जो लीडर्स थे, ठीक है, या समाज सुधारक थे, रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी अपने आइडियाज़ को लिखे और कई जगह पर पोएम भी बनाई, ठीक है, नोवेल भी बनाए, कहानियाँ भी लिखी। तो उनसे भी हम लोगों के बारे में जान सकते हैं। तो ये जो बात है ये सारी सभी पढ़े लिखे लोगों के बारे में है, मगर हम जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अनपढ़ थे, तो उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि उस समय के दौरान में हमारे देश में कम ही लोग पढ़े लिखे थे। मगर जो पढ़े लिखे नहीं थे उनमें से जैसे ट्राइबल्स हो गए या पीजेंट्स माने किसान हो गए, आदिवासी लोग हो गए, ठीक है, हम इनके बारे में कैसे जान सकते हैं। या वर्कर्स जो माइनिंग में काम करते थे, या पुअर जो लोग थे, गरीब लोग थे, उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो इसको जानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, और यही हम आगे आने वाले लेसनों में जानेंगे इन सभी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।